बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। दोस्तों, मैं हूं मुबश्शिर नजर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज के प्रोग्राम में एटमी हथियारों की अफादियत का एक मुख्तसर जायजा लूंगा। दुनिया में असलह के सौदागरों ने एक लफ्ज इजाद किया है, एटमी डिटरेंट। इसका मतलब यह है कि अगर एक मुल्क के पास एटम बम हो तो दूसरी एटमी ताकत उस पर हमले की जुर्रत इसलिए नहीं करेगी क्योंकि हमला आवर को जवाबी हमले का खौफ होगा। डिटरेंट के मानी किसी काम को रोकना या किसी को खौफ ज़दा करके किसी एक्शन से रोकना। न्यूक्लियर डिटरेंट का मतलब यह हुआ कि वो एटमी हथियार है जिसके खौफ से दुश्मन मुल्क हमला करने से बाज रहता है क्योंकि उस पर भी जवाबी हमला हो सकता है। इसलिए बाज़ जंगी माहिरीन का ख्याल है कि एटमी हथियार इसलिए किसी मुल्क के पास होना ज़रूरी है ताकि डिटरेंट का काम दे, यानी दुश्मन को हमला करने से बाज रखे। दोस्तों, क्या यह नजरिया सही है? सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई एटमी हथियार जंगें रोक सकते हैं? क्या जब से एटम बम इजाद हुआ है दुनिया में अमन ही अमन है, कोई जंग नहीं हुई? क्या दुनिया इसलिए महफूज है कि मुख्तलिफ ममालिक ने हजारों एटम बमों का जखीरा कर रखा है? दोस्तों, ये सारे जो सवाल हैं इनका जवाब हमें आज के प्रोग्राम में मिलेगा और आज हम इन्हीं सवालों पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए तशरीफ लाए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नाज़रीन, सोवियत यूनियन यानी सोशलिस्ट कैंप और अमेरिका यानी साम्राज्यी कैंप, इनके दरमियान सर्द जंग अगर गर्म जंग में तब्दील नहीं हुई तो इसका सारा क्रेडिट डिटरेंस के नजरिए को जाता है। कहा जाता है कि दोनों ममालिक के एटमी हथियारों ने तीसरी जंग अजीम रोकने में मदद दी है। अब यहां पर हिंदुस्तानी दानिश्वर और नावल निगाल अरविंदती राय ने इसके बारे में बहुत अच्छा तबसरा किया है। उनका कहना है कि किसी तीसरी जंग अजीम का कोई शेड्यूल नहीं दिया गया था जो डिटरेंस की वजह से रुक गई हो। तीसरी जंग अजीम जब भी होगी ये यकीनन दूसरी जंग अजीम के बाद ही होगी। तो सर्द जंग की वजह से गर्म जंग रुकी नहीं थी, बल्कि दुनिया इस दौरान एक पुरखतर दौर से गुजर रही थी। इस दौरान दुनिया कभी पुरअमन और महफूज जगह नहीं बनी। इस सर्द जंग की वजह से दुनिया में हथियारों की एक ऐसी खतरनाक दौड़ शुरू हुई कि दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। आम रवायती हथियारों के साथ साथ अमेरिका और सोवियत यूनियन ने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एटमी हथियारों के भी ढेर लगा दिए। दोनों ममालिक की फौजी तैयारियों की वजह से दुनिया मुस्तकिल जंग के खतरे से दो चार रही। इस सारी सूरत हाल को किसी तरह भी दुनिया में अमन और सलामती का कोई इम्तियाजी दौर नहीं कहा जा सकता। इसके बरक्स उन हथियारों की वजह से ये ममालिक हर वक्त किसी अनजाने खतरे और खौफ से जो है वो भरपूर रहते हैं। ये सिक्योरिटी स्टेट्स अपनी कौमी आमदनी का बड़ा हिस्सा दिफा पर खर्च करने लगी। इन गैर तरक्याती अखराजात ने इन मुल्कों की इक्तिसादियात को तबाह कर दिया। नाज़रीन, सोवियत यूनियन के खात्मे की बुनियादी वजह असले पर उनके बेतहाशा अखराजात थे। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद एक ऐसा दौर भी आया कि बहरे असवद के बहरी बेड़े में शामिल 50 एटमी आबदोजों के जो कि रूस के पास थी, उनके एटमी रिएक्टरों को ठंडा रखने और बकाया जो 250 बहरी जहाज़ों की देखभाल के लिए उस हुकूमत के पास रकम भी नहीं थी। दोस्तों, याद रहे कि सोवियत यूनियन की नेवी में 7 बहरी बेड़े शामिल थे। हर बेड़े में जहाज़ों और आबदोजों की तादाद 300 तक होती थी। त्यारा बरदार जहाज़ों पर मौजूद हवाई जहाज़ों की तादाद उनके अलावा थी। इसी तरह अमेरिका और नाटो के दीगर ममालिक भी शदीद माली बहरान का शिकार रहे। चूंकि ये ममालिक साम्राज्यी निज़ाम की वजह से दूसरे ममालिक से लूट मार के जरिए अपने इक्तिसादी सूरत हाल को सहारा दे लेते थे, इसलिए सोशलिस्ट मईशत में दूसरे ममालिक के इत्तिसाल और लूट मार का कोई तस्वुर नहीं था। इसी वजह से सोवियत यूनियन ज्यादा तबाही से दो चार हुआ। दोस्तों, वारविक स्कूल ऑफ लॉ के प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी ने अपनी किताब इंसानी हकूक का मुस्तकबिल उसमें लिखा है कि इब्तदा से ही जौहरी तजुर्बात के मुतल्लिक सनद जो है उसने अपने साइंसी और टेक्नोलॉजी के जो तजुर्बात थे उनकी तरक्की के बारे में खुफिया मालूमात को खुफिया रखा। खुफिया रखने का मकसद इन साइंसी मालूमात पर उनकी अपनी इजारादारी कायम रखना था। साइंसी मालूमात को चंद हाथों तक महदूद रखना वैसे तो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी थी। इसके अलावा इंसानों को जिस्मानी तौर पर एटमी ताबकारी के सामने से गुजारा जाता था तजर्बाती तौर पर, ताकि इंसानी जिस्मों पर उस ताबकारी के असरात का जायजा लिया जा सके। इन खतरनाक हथियारों
और तजर्बात की जमहूरी रवायात के मुताबिक मुखालफत पर भी सख्ती से पाबंदी आयद की। सिक्योरिटी के नाम पर मुसलसल इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ होती रहीं। इंसान अमलन इन खतरनाक हथियारों और जनूनी हुक्मरानों की दुनिया पर बालादस्ती कायम करने की ख्वाहिश के असीर हो गए। एटमी असले की इस दौड़ की वजह से बहुत बड़ी मिकदार में एटमी फुजला तैयार होना शुरू हुआ, जिसको गरीब ममालिक की जमीनों में दफन या समंदरों में गर्क कर दिया जाता। दोस्तों, एटमी असले के इन तजर्बात की वजह से जमीन पर और समंदरों में कुदरती माहौल तबाह होकर रह गया। इन तमाम इंसान दुश्मन इकदामात की बुनियाद पर सिर्फ नजरिया उनका यह था, चूंकि बहुत खतरनाक और लाखों इंसानों को तबाह करने वाले हथियार हमारे पास हैं, इसलिए हम महफूज हैं। ये एक अजीब ही नजरिया था उनका। कोई माई का लाल जुर्रत नहीं कर सकता कि वो हम पर हमला कर सके। ये उनके नजरियात थे कि जी हमारे पास बहुत खतरनाक किस्म के हथियार मौजूद हैं, इसलिए हम पर कोई भी हमला करने की जुर्रत नहीं कर सकता। नाज़रीन, बड़ी ताकतों के इन मजनूनाना इक़दामात का मकसद अपनी सरजमीन को दुश्मन के हमले से बचाना था या इंसानियत को? इस सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी इसलिए भी है कि यह मालूम किया जा सके कि क्या वाकई एटमी डिटरेंट अमन की जमानत है। अगर जंग अजीम दोम के बाद के जमाने पर नजर डालें दोस्तों, तो मालूम होगा कि इस दौरान इंसानों के हाथों जितना खून बहा वो जंग अजीम में भी नहीं बहा। अगर जंगों की बात करें तो कोरिया की जंग, कंबोडिया की जंग, वियतनाम की जंग, बे ऑफ पिग्स का हमला, क्यूबा के खिलाफ जो हमले थे वो, ईरान इराक जंग, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका में लातादाद जंगें, इराक और शाम के खिलाफ हमले और अफगानिस्तान की जंग, ये सब जंगें, सब की सब जंगें प्रॉक्सी वॉर्स थी, प्रॉक्सी जंगें थी। इन जंगों के पीछे साम्राज्य और सोशलिस्ट कैंप मौजूद थे। ये असल में उनकी जंगें थी, लेकिन अपने ममालिक से बाहर का मैदान बनाया गया था। अपने ममालिक को मैदान कारजार नहीं बनाया गया। इस फजूल किस्म के नजरिए की बुनियाद पर इन ताकतों ने खतरनाक असले और खासकर एटमी असले के अंबार लगा दिए। साम्राज्यी कंपनियों ने गरीब मुल्कों को इतना महंगा असला फरोख्त किया कि इन ममालिक के पास अपने अवाम को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। नाजरीन, दुश्मन को खौफजदा करने के चक्कर में रोजाना एक नया हथियार बनाना पड़ता है। एटम बम, हाइड्रोजन बम, न्यूट्रॉन बम, ये सब बनाने के बाद उसको ले जाने के लिए हवाई जहाज़ों का मुकाबला शुरू हुआ। उसके बाद बहरी जहाज और आबदोजें खतरनाक से खौफनाक बनती गईं। इसके बाद मिसाइलों का दौर आया, मुकाबला शुरू हो गया। बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल और फिर स्टार वार प्रोग्राम जो खला से मिसाइलों और ज़मीनी हदफ को निशाना बनाएगा। खुदा की पनाह, खुदा की पनाह, साम्राज्य प्रोपेगंडे और साजिशों के तहत हर गरीब मुल्क असला लेने के चक्कर में इस तिजारत से साम्राज्य ममालिक की तिजोरियां धड़ाधड़ भर रहा था। इसलिए अब इस गलत नजरिए को छोड़कर उन ममालिक को अपने वसाइल असले की बजाय अवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च करना चाहिए, क्योंकि ये तमाम साम्राज्य जो ममालिक हैं ये सामने आ चुके हैं। इनका मकरूह चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। ये नाम नेहाद नजरिया कि अगर आपके पास एटम बम हो तो जंग नहीं होगी गलत साबित हो चुका है। दुनिया में एटमी असला के अंबारों के बावजूद हर जगह जंग हो रही है। एटमी हथियार कुछ नहीं कर सकते। किसी सियाने ने इसका तज्जिया बहुत सही किया है कि एटमी असला इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, बल्कि शोकेस में सजाने के लिए बनाया जाता है। व्यूअर्स, दिस इज फ्रॉम टुडेज एपिसोड। इंशाल्लाह ऐसी बहुत सी वीडियोस लेके आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपने दोस्तों का और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।